कभी कभी जब हम आज की जटिल कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखती हूँ तो लगता है कि शासन का मतलब ही है बड़ी बड़ी इमारतें, मोटे मोटे कानून और एक आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर बैठे अधिकारी। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि सदियों से हमारे ही देश में झारखंड के जंगलों में एक ऐसी व्यवस्था चली आ रही थी जो पूरी तरह से विकेंद्रीकृत थी, पारदर्शी और समुदाय पर आधारित थी। हाँ, एक ऐसी व्यवस्था जिसकी जड़ें जमीन और वंश में इतनी गहरी थीं कि वो आज भी किसी ना किसी रूप में जिंदा है। सही कहा। आज हम उसी व्यवस्था की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारा विषय है मुंडा जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था। और हमारा मिशन है इस त्रिस्तरीय प्रणाली के हर पहलू को समझना। हाँ, इसके अधिकारियों से लेकर इसकी न्याय प्रणाली तक, और खासकर उन बिंदुओं पर ध्यान देना जो जेपीएससी और जेएसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला सवाल, इस पूरी व्यवस्था की नींव क्या थी? ये विचार आया कहाँ से? देखिए, इस व्यवस्था को समझने के लिए ना हमें एक शब्द को समझना होगा, खूंट। खूंट? हाँ, खूंट। इसका मतलब है परिवार या वंश। जब मुंडा समुदाय ने छोटा नागपुर के घने जंगलों को अपना घर बनाया तो उन्होंने सबसे पहले जमीन के एक हिस्से को साफ किया, उसे खेती के लायक बनाया। बिल्कुल। और यही प्रक्रिया, यही मेहनत इस पूरी व्यवस्था की जन्मदाता है। अच्छा, तो जिस परिवार ने जंगल साफ किया, एक तरह से वो जमीन उसकी हो गई? हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक अंतर है। वो जमीन आज की तरह व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी। वो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस पूरे खूंट मतलब उस पूरे वंश की सामूहिक संपत्ति मानी जाती थी। अच्छा। और इसी जमीन को खूंट कट्टी भूमि कहा गया। इस व्यवस्था की आत्मा यही है, भूमि पर किसी एक का नहीं, पूरे समुदाय का अधिकार। मतलब यहीं से स्वशासन और सामूहिक निर्णय की भावना निकली, जिसकी बातें हम आज ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी के रूप में करते हैं। एकदम सही। ठीक है, तो इस खूंटकट्टी जमीन पर जब एक गांव बस गया, जिसे मुंडारी में हातू कहते हैं, तो उसे चलाने की जिम्मेदारी किसकी थी? बहुत बढ़िया सवाल। यहीं से त्रिस्तरीय शासन का पहला स्तर यानी ग्राम स्तर शुरू होता है। हर हातू के अपने 3 प्रमुख स्तंभ या कह सकते हैं पदाधिकारी होते थे। 3 स्तंभ? हाँ, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण था मुंडा। इसे हातू मुंडा भी कहते थे। ये गांव का प्रशासनिक और राजनीतिक प्रमुख था। और ये पद मतलब वंशानुगत था? आमतौर पर हाँ, क्योंकि यह उसी परिवार से आता था जिसने उस गांव को बसाया था, यानी जिसने सबसे पहले खूंटकट्टी जमीन तैयार की थी। तो एक तरह से गांव के संस्थापक का वंशज ही गांव का? हाँ, वही मुखिया बन गया। इसके काम क्या थे फिर? मुंडा के काम बहुत स्पष्ट थे। गांव वालों से लगान वसूलना, उसे ऊपरी स्तर तक पहुंचाना, गांव में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना, और छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा करना। बिल्कुल। वो गांव का मैनेजर भी था, जज भी, और बाहरी दुनिया के लिए गांव का प्रतिनिधि भी। ठीक है, तो एक राजनीतिक प्रमुख हो गया मुंडा, लेकिन आदिवासी समाजों में धर्म और आस्था की भी बहुत बड़ी भूमिका होती थी। उसे कौन संभालता था? यहीं पर दूसरा स्तंभ आता है, पाहन। पाहन गांव का धार्मिक प्रधान होता था। सिर्फ धार्मिक प्रधान? नहीं, यही तो बात है। उसकी भूमिका सिर्फ पूजा पाठ कराने तक सीमित नहीं थी। उसे एक प्रशासनिक शक्ति भी माना जाता था। ये तो दिलचस्प है। मतलब गांव में 2 सत्ता के केंद्र थे, एक राजनीतिक मुंडा और एक धार्मिक पाहन। क्या इनमें कभी टकराव नहीं होता था? बहुत कम, क्योंकि दोनों के कार्यक्षेत्र लगभग बटे हुए थे। पाहन का मुख्य काम था गांव की आध्यात्मिक सुरक्षा। वो पूजा पाठ, बलि, इन सब के जरिए देवी देवताओं को खुश रखता था, ताकि गांव में अच्छी फसल हो, लोग बीमारियों से बचे रहें और बुरी आत्माओं का साया ना पड़े। सामाजिक अनुशासन बनाए रखने में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। कह सकते हैं कि मुंडा सांसारिक मामलों का प्रमुख था और पाहन पारलौकिक मामलों का। और इन सेवाओं के बदले पाहन को क्या मिलता था? कोई वेतन? वेतन नहीं, जमीन। पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को डाली कटारी भूमि कहा जाता था। यह उसकी सेवाओं का सम्मान था। अच्छा। इसके अलावा एक और खास तरह की जमीन थी, भूत खेता। भूत खेता, ये कैसा नाम है? ये जमीन पाहन को गांव को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए जो विशेष पूजा होती थी ना, उसके खर्च के लिए दी जाती थी। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात थोड़ी खटक रही है। अगर पाहन धार्मिक प्रमुख था तो उसे भूत खेता जैसी जमीन, जो एक तरह से गांव की सुरक्षा से जुड़ी है, क्यों दी जा रही थी? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। उस समाज में धर्म, समाज और प्रशासन ये सब अलग अलग नहीं थे, एक दूसरे से गुंथे हुए थे। हाँ, गांव की सुरक्षा सिर्फ चोर डाकुओं से नहीं, बल्कि बुरी आत्माओं और बीमारियों से भी तो करनी होती थी। इसलिए पाहन की भूमिका सिर्फ पुजारी की नहीं, एक संरक्षक की भी थी। समझ गई।
और तीसरा पदाधिकारी कौन था? तीसरा पदाधिकारी था महतो, जो मुंडा और पाहन का सहायक था और गांव का संदेशवाहक भी। तो मुंडा, पाहन और महतो ये तो हुए पदाधिकारी, लेकिन कई स्रोतों में 3 जगहों का जिक्र बार बार आता है, सरना, अखड़ा और सासन। ये क्या थे? ये सिर्फ जगहें नहीं थीं, ये मुंडा गांव की आत्मा थी। इन तीनों को समझे बिना हम उस समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा, सरना उनका पूजा स्थल था, मतलब साल के पेड़ों का एक पवित्र झुरमुट, प्रकृति के साथ उनके रिश्ते का प्रतीक। और अखड़ा? ये नाम तो आज भी झारखंड की संस्कृति में बहुत जिंदा है, क्योंकि अखड़ा उस गांव का धड़कता हुआ दिल था, एक खुला सामुदायिक स्थल। दिन में ये गांव की पंचायत और सुप्रीम कोर्ट बन जाता था। मतलब सारे फैसले, सारे वाद विवाद यहीं सबके सामने होते थे। हाँ, खुली हवा में। मुंडा और पाहन यहीं बैठकर न्याय करते थे, और जैसे ही शाम ढलती, यही अखड़ा गांव का सांस्कृतिक केंद्र बन जाता, जहां नाच गाना और उत्सव होते थे। बिल्कुल। ये तो कमाल है। मतलब गांव की संसद, अदालत और कम्युनिटी हॉल सब एक ही जगह पर, कोई बंद दरवाजे नहीं, कोई गुप्त बैठकें नहीं। यही तो इस व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत थी, जिसे हम आज ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। वो तो उनकी जीवन शैली का हिस्सा था। सही बात है। और तीसरे केंद्र, शासन। तीसरा था शासन, यानी समाधि स्थल। यहां वे अपने पूर्वजों को दफनाते थे, लेकिन इसकी सबसे अनोखी चीज थी वहां रखे गए बड़े बड़े पत्थर के स्लैब, जिन्हें शासनदिरी कहते हैं। हाँ, ये सिर्फ पूर्वजों की याद में लगाए गए पत्थर नहीं थे। तो फिर क्या थे? ये पत्थर उस गांव में उस परिवार के वंश और उसकी खुटकट्टी जमीन पर उसके अधिकार का सबसे बड़ा भौतिक और अकाट्य सबूत थे। मतलब एक तरह का लैंड रिकॉर्ड। लैंड रिकॉर्ड से भी बढ़कर, अगर कभी किसी परिवार के जमीनी हक पर सवाल उठता, तो शासन में रखा वो पत्थर ही उनका वंशावली प्रमाण पत्र, उनका सब कुछ। वो पत्थर चीख चीख कर कहता था कि इस परिवार के पूर्वज यहां दफन हैं, मतलब ये जमीन इनकी है। वाह! यानी सरना आस्था के लिए, अखड़ा समाज और न्याय के लिए, और शासन विरासत और अधिकार के लिए। यह तो एक अविश्वसनीय रूप से सुव्यवस्थित समाज लगता है। हाँ, लेकिन ये गांव की व्यवस्था तो बहुत आत्मनिर्भर लगती है। पर गांव कभी अकेले तो नहीं रहते। क्या होता था जब एक हाथू का झगड़ा दूसरे हाथू से हो जाता? तब तो मुंडा की शक्ति खत्म हो जाती होगी। बिल्कुल सही सवाल। और यहीं पर व्यवस्था का दूसरा स्तर आता है। अच्छा, जब कोई ऐसा विवाद होता जो एक गांव के मुंडा के बस का नहीं होता, या 2 गांवों के बीच होता, तो उसे सुलझाने के लिए एक बड़ी इकाई की जरूरत पड़ती थी। इसके लिए 10 से 12 गांवों को मिलाकर एक पट्टी बनाई जाती थी। पट्टी। और इस पट्टी का प्रमुख कौन होता था? पट्टी के प्रमुख को मानकी कहते थे। मानकी का पद भी मुंडा की तरह ही वंशानुगत होता था। और इसका काम था अंतर ग्रामीण विवादों को सुलझाना। हाँ, आप इसे एक तरह की अपील अदालत समझ सकते हैं। अगर आप अपने गांव के मुंडा के फैसले से खुश नहीं हैं, तो आप मानकी के पास अपील कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एक स्पष्ट सीढ़ी है, गांव के स्तर पर मुंडा और उसके ऊपर कई गांवों के समूह, यानी पट्टी के स्तर पर मानकी। क्या इसके ऊपर भी कुछ था? इस पूरी व्यवस्था का शिखर क्या था? हाँ, इसका शिखर था पड़ा। पड़ा। कई पट्टियों को मिलाकर एक महासंघ बनता था, जिसे पड़ा कहते थे। यह मुंडा शासन व्यवस्था की सर्वोच्च न्यायिक, प्रशासनिक और कार्यकारी संस्था थी। और इसका प्रमुख? इसका प्रमुख पड़ा राजा कहलाता था। लेकिन यहां इस सबसे ऊंचे पद पर एक ऐसा मोड़ आता है जो इस पूरी व्यवस्था को असाधारण बना देता है। और वो क्या है? वो ये है कि जहां मुंडा और मानकी के पद वंशानुगत थे, हाँ, वहीं पड़ा राजा का पद निर्वाचित, इलेक्टेड होता था। 1 मिनट, ये बात मुझे सच में चौंका रही है। हम अक्सर आदिवासी समाजों को परंपरा और वंश से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यहाँ सबसे ऊंचे पद के लिए चुनाव हो रहा था। हाँ, चुनाव। यही इस व्यवस्था की राजनीतिक परिपक्वता का सबसे बड़ा सबूत है। मतलब वो समझते थे कि योग्यता परंपरा से ज्यादा जरूरी है ना? बिल्कुल। वो समझते थे कि छोटे स्तर पर गांव और पट्टी में स्थिरता के लिए वंश परंपरा ठीक है, लेकिन जब दर्जनों गांव और हजारों लोगों के भाग्य का फैसला करना हो, तो आपको सबसे योग्य व्यक्ति की जरूरत है। और वो गुण किसी एक ही परिवार में हमेशा मिलेंगे, ये जरूरी नहीं। ये परंपरा और योग्यता के बीच एक अद्भुत संतुलन है। सही कहा। और मैंने सुना है कि पढ़ा राजा अकेले काम नहीं करता था, उसकी अपनी एक पूरी कैबिनेट, एक कार्यकारिणी हुआ करती थी। बिल्कुल, एक पूरी विकसित कार्यकारिणी। सोचिए, उनके पास ठाकुर था जो पढ़ा राजा का सहायक होता था, दीवान था जो मंत्री की तरह काम करता था, पांडे था जो दस्तावेजों और हिसाब किताब का काम देखता था। ये तो पूरी सरकार है,
मंत्री, वकील, सिपाही। इतना ही नहीं, बरकंदाज नाम का सिपाही था, दरोगा था जो सभा की कार्रवाई को नियंत्रित करता था। और हद तो यह है कि एक लाल भी था जिसे सभा का वकील कहा जाता था। वकील भी? हाँ, जो पक्षों की दलीलें पेश करता था। ये दिखाता है कि ये कोई अचानक बनी व्यवस्था नहीं थी, बल्कि सदियों के अनुभव से विकसित हुई एक बहुत ही परिष्कृत प्रणाली थी। चलिए इस पूरी न्याय प्रणाली को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 भाइयों में जमीन को लेकर कोई झगड़ा हो गया। वो मामला कैसे सुलझता? बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। तो सबसे पहले वो दोनों भाई अपने गांव के मुंडा के पास जाते। ठीक है। मुंडा गांव के अन्य बुजुर्गों के साथ मिलकर अखड़ा में पंचायत बुलाता। वहां दोनों पक्षों को सुना जाता, गवाहों से बात की जाती और सामुदायिक सहमति से कोई फैसला सुनाया जाता। और दंड कैसा होता था? दंड का मकसद बदला लेना नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन को फिर से स्थापित करना होता था, जैसे कि पूरे गांव को भोज देना या कुछ जुर्माना लगाना। और अगर एक भाई उस फैसले से संतुष्ट नहीं होता तो उसके पास अपील का अधिकार था। वो उस मामले को अपनी पट्टी के मानकी के पास ले जा सकता था। फिर मानकी सुनवाई करता? हाँ, मानकी फिर संबंधित गांव के मुंडाओं को बुलाकर मामले की फिर से सुनवाई करता। मानकी का फैसला मुंडा से बड़ा माना जाता था। और अगर वहां भी बात नहीं बनी, मान लीजिए मामला बहुत ही पेचीदा है, तो अंतिम और सर्वोच्च अदालत थी, पड़ा राजा की सभा। ये सबसे गंभीर मामलों या उन विवादों के लिए थी जो मानकी भी नहीं सुलझा पाते थे। और वहां पड़ा राजा अपनी पूरी टीम के साथ बैठता था। हाँ, अपनी पूरी कार्यकारिणी दीवान, पांडे, लाल के साथ बैठता और अंतिम फैसला सुनाता। पड़ा राजा का फैसला सर्वमान्य होता था। उसे न मानना मतलब पूरे समाज से बाहर होने जैसा था। यानी न्याय की एक स्पष्ट 3 स्तरीय श्रेणी थी। ये तो बहुत ही व्यवस्थित है। लेकिन इस चलती फिरती प्रणाली पर अंग्रेजों के आने का क्या असर हुआ? असर कह सकते हैं कि औपनिवेशिक हस्तक्षेप ने इस व्यवस्था की कमर तोड़ दी। कैसे? टकराव 2 विचारधाराओं का था। मुंडा व्यवस्था सामूहिक स्वामित्व पर आधारित थी, जबकि ब्रिटिश कानून व्यक्तिगत संपत्ति और लिखित दस्तावेजों पर जोर देता था। और जब अंग्रेजों ने जमींदारी प्रथा लागू की, तब तो सब कुछ बदल गया। अचानक से मुंडा और मानकी, जो सदियों से अपनी जमीन के मालिक थे, वो जमींदारों के अधीन महज किराएदार बनकर रह गए। उनके पारंपरिक अधिकार छीन लिए गए। हाँ, अखड़ा की पंचायत की जगह अंग्रेजों की अदालतें आ गईं। इससे ये पूरी आत्मनिर्भर व्यवस्था बहुत कमजोर हो गई। ये एक बहुत बड़ा बदलाव रहा होगा। अब अगर मैं एक जेपीएससी एस्पिरेंट होती तो इस पूरी चर्चा में से वो कौन सी 5-6 बातें हैं जिन्हें मैं अपने नोट्स में जरूर हाईलाइट करती? परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ चीजें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। पहला, प्रमुख शब्दावली: खूंट, खूंटकट्टी, हाथू, अखड़ा, सासनदीरी, डाली कटारी भूमि और भूत खेता। इनके अर्थ सीधे सीधे पूछे जाते हैं। हाँ। दूसरा, त्रिस्तरीय संरचना और उनके प्रमुख: ग्राम स्तर पर मुंडा, पट्टी स्तर पर मानकी और शिखर पर पढ़ा राजा। ठीक है। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, वंशानुगत और निर्वाचित पदों का मिश्रण। ये जानना कि मुंडा और मानकी वंशानुगत थे लेकिन पढ़ा राजा निर्वाचित, इस व्यवस्था की सबसे अनूठी विशेषता है। ये पॉइंट तो सच में बहुत जरूरी है। चौथा, पढ़ा राजा की विस्तृत कार्यकारिणी। दीवान, ठाकुर, पांडे, लाल जैसे पदों के नाम याद रखना बहुत जरूरी है। और पांचवा, सासनदिरी का महत्व। यह सिर्फ स्मारक नहीं बल्कि एक भूमि अधिकार का दस्तावेज था। ये एक बहुत ही अनोखा तथ्य है। बहुत बढ़िया। तो आज की चर्चा का सार ये है कि मुंडा शासन व्यवस्था सिर्फ एक आदिम प्रणाली नहीं थी। यह एक अत्यंत संगठित, आत्मनिर्भर, विकेंद्रीकृत और लोकतांत्रिक मूल्यों वाली व्यवस्था थी। बिल्कुल, जिसकी जड़ें जमीन और वंश में थी, लेकिन जिसका शिखर योग्यता को सम्मान देता था। और इसकी प्रासंगिकता आज भी है। ये सच है कि पंचायती राज व्यवस्था के आने से इसकी कानूनी शक्तियां लगभग खत्म हो गई हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पर इसका महत्व आज भी है। मतलब लोग आज भी मानते हैं। हाँ, झारखंड की कई ग्रामीण इलाकों में लोग आज भी अपने पारिवारिक या जमीनी झगड़े लेकर थाने या कोर्ट जाने से पहले अपने मानकी या पढ़ा राजा के पास जाना पसंद करते हैं। उस व्यवस्था पर उनका भरोसा आज भी कायम है। ये दिखाता है कि जो व्यवस्था समुदाय की अपनी होती है, उसे सिर्फ कानून बनाकर खत्म नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और यहीं पर हम एक अंतिम विचार छोड़ना चाहेंगे। आज की हमारी आधुनिक शासन प्रणालियां, जो अक्सर आम लोगों से इतनी दूर और जटिल महसूस होती हैं, जहां एक छोटा सा काम कराने के लिए भी महीनों लग जाते हैं, वो इस मुंडा व्यवस्था के अखड़ा के सिद्धांत से क्या सीख सकती हैं?
जहां न्याय, प्रशासन, समाज और संस्कृति सब कुछ एक ही जगह पर सबके सामने पूरी पारदर्शिता के साथ होता था। क्या हम उस पारदर्शिता और सामुदायिक भागीदारी का एक छोटा सा हिस्सा भी अपनी आज की व्यवस्था में वापस ला सकते हैं? इस पर जरूर सोचिए।